तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के शिकार में आया था, ऐसे कई राज्य थे जैसे कि सतारा, नागपुर, उदयपुर, संबलपुर। और इस डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी के बाद अवध का एनेक्सेशन आता है। जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने अवध के ऊपर कब्ज़ा किया था, वो बहुत ही ज़्यादा गौर करने वाला तरीका था। उन्होंने कहा कि यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ की सत्ता है, वो सही से अवध को नहीं संभाल पा रही है और बहुत सारे लोग यहाँ भुखमरी से मर रहे हैं, इसलिए हम अवध को अपने अंडर में लेते हैं। तो वहाँ के जितने भी मंत्री थे, नोबल थे और ऑफिशियल रिटेनर सोल्जर और जितने भी सोल्जर्स थे, उनको जॉबलेस होना पड़ा, जो कि अवध में बहुत ज़्यादा डर का माहौल फैला रहा था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछली स्लाइड में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी की वजह से कितने ज़्यादा साम्राज्य और राजाओं के मन में डर फैल गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से, तो इस स्लाइड ही को मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के ऊपर बना दिया है। तो 1848 से 1856 से जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे, उनका नाम डलहौजी था और इन्हीं ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी दिया था। इन्हीं की वजह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी बनी थी। और आप देख सकते हैं इन्होंने कितने साम्राज्य इनके, मतलब जब ये गवर्नर ऑफ जनरल रहे, इन्होंने अपने अंडर लिए हैं। सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में और नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में और अवध जानते हैं आप लोगों कि अवध को कैसे लिया गया 1856 में। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया था कि झांसी को किस तरीके से अंग्रेज़ों ने लिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के द्वारा, और जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई जी से उनका झांसी ले लिया गया था। पर रानी लक्ष्मीबाई जी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत अंग्रेज़ों को झांसी देने से मना कर दिया था और उनके खिलाफ एक जंग छेड़ दी थी, जिसकी वजह से वो जानी जाती हैं। तो जो जंग छेड़ी गई थी वो विद्रोह 1857 के और 1858 के बीच में लड़ी गई और रानी लक्ष्मीबाई जी ने काफ़ी कड़ी टक्कर दी अंग्रेज़ों को, पर वो ज़्यादा देर नहीं टिक पाई और उनके जो सिपाही थे उन्होंने सरेंडर कर दिया और उसके बाद वो एक ग्वालियर की लड़ाई में मारी गई। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी दोस्तों, उसके तहत जो राजाओं के पुत्र थे या जो भी सुपुत्र बचते थे उनके जाने के बाद, तो ना वो अपने टाइटल यूज़ कर सकते हैं सरनेम का और ना ही उन्हें पेंशन दी जाएगी। तो अब हम लोग जानेंगे कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से अवध को अपने अंडर में लिया। तो सबसे पहले तो हम लोग के लिए ये जानना ज़रूरी है कि 1765 में क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी साइन की गई, जो कि मुग़ल एम्परर शाह आलम II, सन ऑफ लेट एम्परर आलमगीर II और रॉबर्ट क्लाइव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में साइन की गई थी, जो कि बैटल ऑफ बक्सर 23 अक्टूबर 1764 के बाद हुआ था। और जो ट्रीटी थी वो हाथ से लिखी हुई इत्स्याम उद्दीन, एक बंगाली मुस्लिम थे जो कि डिप्लोमेट थे मुग़ल एम्पायर के, उनके द्वारा लिखी गई थी ये ट्रीटी। इस ट्रीटी में ये टर्म्स बेस्ड किए गए थे कि जो शाह आलम II थे वो दीवानी राइट्स अंग्रेज़ों को देते हैं ईस्ट प्रोविंस ऑफ बंगाल और बिहार और उड़ीसा। जो दीवानी राइट्स थे इसका मतलब हुआ टैक्स कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो इस ट्रीटी के हिसाब से अंग्रेज़ जो थे ईस्ट प्रोविंस ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा से लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सकते थे, जिसके लिए वो शाह आलम को 26 लाख रुपए उस टाइम पे देते थे। आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि इस ट्रीटी के बेसिस पे जो अवध था वो शुजा उद दौला को दोबारा से दे दिया गया था, पर जो इलाहाबाद और कोरा था वो उनसे ले लिया गया था। तो जो शुजा उद दौला थे वो अवध के तो नवाब बन गए थे, पर उन्हें अंग्रेज़ों को वॉर इंडिमिनिटी के हिसाब से उनको 50 लाख रुपए भी देने पड़े थे और उन्हें अपने 2 राज्य भी खो दिए थे, इलाहाबाद और कोरा, पर अवध उन्हें दोबारा दे दिया गया था, जो कि इसी ट्रीटी के बेसिस पर दिया गया था। तो जो तीसरी वजह थी दोस्तों पॉलिटिकल कॉज में, वो था सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंसेस। सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेल्सली ने दिया था। इस सिस्टम के तहत जो भी इंडियन स्टेट सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करता है, उस इंडियन स्टेट को ब्रिटिश को सुप्रीम पावर मानना पड़ेगा और जितने भी ब्रिटिश ट्रूप्स रहेंगे वो उनको प्रोटेक्शन देंगे उनके स्टेट्स को, जिसके लिए वहाँ के राजा को मेंटेन करना पड़ेगा ब्रिटिश ट्रूप्स को अपने कॉस्ट पर, यानी कि जो ब्रिटिश ट्रूप्स का कॉस्ट होगा दोस्तों वो वहाँ के राजा बेयर करेंगे। और अगर देखा जाए तो एक तरीके से उस स्टेट की इंडिपेंडेंस चली गई थी उन राजाओं के हाथ से जो सब्सिडरी अलायंस साइन कर चुके थे। तो ये भी एक रिवॉल्ट का कॉज बना दोस्तों।
तो जो और भी वजहें हैं दोस्तों थोड़ी बहुत, एक दो वजह, डिसरिस्पेक्ट ऑफ बहादुर शाह जफर एंड द रिस्पेक्ट नॉट गिवन टू नाना साहब एंड रानी लक्ष्मीबाई, वो मैंने पॉलिटिकल कॉजेज ही में इंक्लूड कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड पर, लॉर्ड हेस्टिंग स्टॉप द कस्टम ऑफ प्रेजेंटिंग गिफ्ट टू द मुगल एम्पर एंड लेटर हिज नेम वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन। तो जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे उन्होंने बहादुर शाह जफर टू को किसी भी तरह का गिफ्ट, जो उसको गिफ्ट दिए जाते थे राजा को, उससे बैन कर दिया था। और जो कॉइन पे उनका नाम था बहादुर शाह जफर टू उस वक्त इंडिया में, उस कॉइन पे से उनका नाम भी हटा दिया गया। और जो लॉर्ड डलहौजी थे, एक प्लान भी निकाला था, प्लान बनाया था जो कि उनसे लाल किला और जो उनकी किंगशिप थी उसको छीना जा सकता था। तो उस टाइम पे ये जो उनकी पॉलिसीज़ थी बहादुर शाह जफर के ख़िलाफ़, डिसरिस्पेक्ट जो उनको पे की गई बहादुर शाह जफर को, उस टाइम पे मुस्लिम्स को ये बहुत हर्ट की गई कि एक मुग़ल एम्परर को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, जो कि एक आगे चल के एक वजह चली रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। पॉलिटिकल कॉजेज़ की आखिरी वजह दोस्तों, ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहब एंड रानी लक्ष्मीबाई। जैसे कि आप देख सकते हैं स्लाइड पर लिखा हुआ है, बाजीराव टू द लास्ट पेशवा वाज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ कंपनी बट आफ्टर हिज डेथ दे रिफ्यूज टू पे द ग्रांट ऑफ द रूलर्स एडॉप्टेड सन। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जो बाजीराव टू थे, लास्ट पेशवा जो कहलाए जाते हैं, उन्होंने सब्सिडी अलायंसेस पे साइन कर दिया था जिसके तहत कंपनी ने उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की थी। पर जब बाजीराव टू की डेथ हो जाती है तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने नाना साहब को थ्रोन से हटा दिया और किसी भी तरह का ट्रिब्यूट या पेंशन पे करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से नाना साहब ने बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स का विरोध किया। तो उन्हें कानपुर भेज दिया गया, पूना से दूर, पूना जो कि बाजीराव टू का साम्राज्य था। तो नाना साहब ने वहाँ पूना से निकल जाने के बाद कानपुर से देश के अलग, इंडिया के अलग अलग पार्ट में जाके ब्रिटिश पॉलिसी के ख़िलाफ़ अवेयरनेस फैलाई कि उन्होंने बताया कि इस चालाकी से हम लोगों को अपने ही देश से निकाल दिया जाएगा और किस तरीके से अंग्रेज़ कब्ज़ा कर रहे हैं। जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, विक्टिम ऑफ डॉक्ट्राइन लैप्स बिकेम बिटर एनिमी ऑफ ब्रिटिश, अदर रूल्स ऑल्सो हैड अ डाउट इन द ब्रिटिश। जो रानी लक्ष्मीबाई थी, आप जानिए, एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी के विक्टिम बन गई थी, उनके अडॉप्टेड सन को थ्रोन नहीं मिला था रानी लक्ष्मीबाई का, तो वो काफ़ी ज़्यादा कट्टर एनिमी बन गई थी ब्रिटिश के। और बाकी भी जो रूल्स थे ब्रिटिश पॉलिसी की, उन्होंने उस पर भी डाउट उठाया था। तो अब हम लोग जिस कॉज के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वह सोशल रिलीजियस कॉज। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक और धार्मिक कारणों के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं जो कि 1857 के विद्रोह की वजह बना। तो पहला कारण है एबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम इन 1829 बाय लॉर्ड विलियम बेनेक। जी हाँ दोस्तों, सती सिस्टम का जो एबॉलिशन हुआ था अंग्रेज़ों द्वारा 1829 में। मैं जानता हूँ सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जो काफ़ी क्रूर थी, जो पति के मरने के बाद हिंदुओं में प्रथा थी कि पत्नी को भी उसी लाश में जला दिया जाता था। वो काफ़ी क्रूर प्रथा थी, पर अंग्रेज़ों ने उसे ख़त्म किया, जिसकी वजह से काफ़ी हिंदू ऑर्थोडॉक्स जो इसके ख़िलाफ़ थे वो काफ़ी गुस्सा और क्रोध से भर गए दोस्तों, जो कि एक विद्रोह का कारण बना। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया दोस्तों कि सती सिस्टम का किस तरीके से 1829 में एबॉलिशन हो गया। पर सती सिस्टम का जब एबॉलिशन हो गया तो उस टाइम की जो विधवाएं थी, हिंदू विधवाएं, वो बचने लगी, तो उनके साथ और बुरा व्यवहार होने लगा। उन्हें घर में बंद रखा गया, उन्हें कुछ खाने के लिए ज़्यादा नहीं दिया जाता था, सादी सूखी रोटी खाने के लिए दी जाती थी, और किसी भी तरह के त्यौहार, शादी में उन्हें भाग लेने नहीं दिया जाता था। उन्हें एक तरह का सोसाइटी में कलंक समझा जाता था। तो इसी के तहत जो पॉइंट 2 है, विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया 1956 में। लॉर्ड डलहौजी उनका आखिरी साल था 1956 में, तो उन्होंने एक विडो रीमैरिज एक्ट भी लाया था जिसके तहत विधवाओं की शादी की जा सकती थी। तो ये भी हिंदुओं के तहत बहुत ज़्यादा विद्रोह का कारण बना। जो हिंदू थे उस वक्त, ऑर्थोडॉक्स हिंदू, उसके काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थे। वो समझते थे कि जो बाहर का कल्चर है वो हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है और कुछ दिनों में उनका धर्म परिवर्तन भी किया जाएगा। तो ये भी विद्रोह का एक कारण बना। और जो तीसरा पॉइंट है, एप्रीहेंशन अबाउट मॉडर्न इनोवेशन लाइक रेलवेज, टेलीग्राफ। तो जो तीसरा पॉइंट है वो दोस्तों सामाजिक कारण पे, जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने रेलवे का निर्माण किया इंडिया में और टेलीग्राफ यानी कि जो डाक घराने का निर्माण किया, वो भी लोगों में बहुत ज़्यादा विद्रोह फैलाने लगा। उन्हें जो रेलवे का निर्माण हुआ दोस्तों, उसका जितना भी कच्चा माल होता था वो ब्रिटिश साम्राज्य लंदन या ब्रिटेन से मंगवाता था दोस्तों, जिसकी वजह से भारत को बहुत ज़्यादा क्षतिपूर्वक नुकसान हुआ, इकोनॉमिक कॉज हुआ, जिसकी वजह से जो भारत का लोहा कारोबार था वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तो ये भी एक विद्रोह का कारण बना दोस्तों। और जो चौथा पॉइंट है वो पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अंग्रेज़ जैसे कि उस वक्त ब्लैक वाइट का अंग्रेज़ों में बहुत ज़्यादा चलन था डिस्क्रिमिनेशन का, तो जब वो इंडिया में आए तो उन्हें देखा कि यहाँ तो लोग काले नहीं पर हल्के
भूरे हैं यानी पीले हैं। तो उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी किया कि मतलब जो अंग्रेज़ हैं वो सफ़ेद है, वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा दर्जा रखते हैं भारतीयों से, क्योंकि वो गोरे हैं, और जो भी काले लोग और भूरे लोग होते थे वो उनसे नीचे, अपने आप से नीचे समझते थे उनको। तो अंग्रेज़ों ने भारत में भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फैलाया। और जो पांचवा वजह है दोस्तों, वो है करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन। जब अंग्रेज़ आए तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था खुद का, उसमें काफ़ी ज़्यादा करप्शन था दोस्तों। जिसके और जो छठी वजह है दोस्तों, वो गलती से मैंने उसको फिफ्थ कर दिया, वो सिक्स्थ होगा दोस्तों, वो राइटिंग में थोड़ी सी गलती हो गई है। जो सिक्स्थ वजह है वो ऑपरेशन ऑफ द पुअर, बीटिंग, टॉर्चर और इम्प्रिजनमेंट। जो नीचे तबके के लोग थे दोस्तों, जो छोटे वर्ग के लोग थे, जो ज़्यादा अमीर नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा गरीब थे, जो खेती किसानी करते थे या छोटे मोटे काम करते थे सोसाइटी के, उन्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया अंग्रेज़ों के तहत, और उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। अगर वो अपने काम नहीं करते थे उन्हें मारा जाता था कोड़ों से, डंडों से, और काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। और जो सातवीं वजह है, सेवन्थ वजह है, वो फियर रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन। और जैसा कि अंग्रेज़ जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने थोड़ी सी इंग्लिश को भी फैलाना शुरू किया। जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो 1835 से फैलना शुरू की। तो उसके तहत भी बहुत ज़्यादा लोगों में डर, मेनली पंडित और मौलवी में डर फैलने लगा कि वो बच्चों को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, इंडिया के लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, वो नया धर्म फैलाएंगे और ज़बरदस्ती धर्मांतरण करेंगे लोगों का ईसाई धर्म में। वो ज़बरदस्ती क्रिश्चियनिटी फैलाएंगे इंडिया में। जो पंडित और मौलवी थे इसका काफ़ी ज़्यादा विद्रोह किया, जो ये भी एक वजह बनी 1857 के रिवॉल्ट में। और जो आठवीं और आखिरी वजह है, सोशियो रिलीजियस कॉजेज़ की वजह है जो दोस्तों, वो टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस, जैसे मंदिर मस्जिद, जितने भी पंडित या मौलवी पर जो भी ज़मीन होती थी या जो मंदिर मस्जिद होते थे, किसी भी तरह की रिलीजियस प्लेस होती थी, उसको टैक्स करने लगे अंग्रेज़। तो उसकी वजह से भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हुआ कि वो उनके धर्म स्थल को कैसे टैक्स कर सकते हैं, ये गलत है। तो उसकी वजह से अंग्रेज़ों का काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हुआ। तो जो तीसरा कॉज है दोस्तों, वो इकोनॉमिक कॉज है। तो इकोनॉमिक कॉज में काफ़ी सारे पॉइंट है मैंने ऐड किए हैं, जैसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, डिके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट, growing unemployment, inhuman treatment of indigo cultivators, poverty, famine, economic decline of peasantry, decline of landed aristocracy। दोस्तों आइए हम इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो हुआ इंडियन लोगों का ब्रिटिश के द्वारा, वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों, जैसे कि जो भारत में कच्चा माल उगाया जाता था, कॉटन और बाकी टेक्सटाइल से रिलेटेड, वो ब्रिटेन जाने लगा। यहाँ से कच्चा माल ब्रिटेन जाता था, और वहाँ से जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था ब्रिटेन में, इंडस्ट्री का इस्तेमाल बढ़ा था, फैक्ट्रीज़ का, तो उस हिसाब से यहाँ से कच्चा माल फैक्ट्रीज़ में जाता था ब्रिटेन के, और वहाँ से एक फिनिश प्रोडक्ट होके आता था। और जो फिनिश प्रोडक्ट इंडिया में आता था वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते दाम पे बिकता था, क्योंकि सेम प्रोडक्ट एक हायर प्राइस पे था, इंडिया में इंडियन हैंडीक्राफ्ट द्वारा बनाया जाता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम वाले थे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। जो नीचे तबके थे उन्हें एकदम बर्बाद कर दिया गया, उनका कोई प्रॉफिट नहीं होता था, वो भुखमरी से मरने लगे, उनको कोई काम नहीं मिलता था, उनकी जो खेती बाड़ी थी वो अंग्रेज़ों ने पहले ही छीन ली थी। तो इससे एक ड्रेन ऑफ वेल्थ देखा गया कि इंडिया का एक कच्चा माल ब्रिटेन में जाता था, फिनिश प्रोडक्ट होकर आता था, और इंडिया में किसी भी तरह का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट टैक्स ड्यूटी नहीं आता था, इंपोर्ट या टैक्स ड्यूटी नहीं लगता था। जो ब्रिटेन से सामान आता था या इंडिया से सामान ब्रिटेन जाता था, तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गया था दोस्तों इंडिया का, कोई भी वेल्थ इंडिया के पास नहीं बची थी। और जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट इंडिगो कल्टिवेटर्स को दिया जाता था दोस्तों, जो इंडिगो कल्टिवेटर थे उस टाइम पे अंग्रेज़ उनसे ज़बरदस्ती इंडिगो उगवाते थे, और इंडिगो उगाने के बाद उनकी जो खेती की ज़मीन रहती थी कुछ और उगाने लायक नहीं बचती थी, बर्बाद हो जाती थी, तो ज़बरदस्ती इंडिगो उगाया जाता था। तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया गया। जो इंडिगो कल्टिवेटर थे उन्हें ज़बरदस्ती इंडिगो उगाया जाता था, और उनको ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता था इंडिगो उगाने का, क्योंकि उनसे काफ़ी चीप रेट पर ख़रीद लिया जाता था। तो ये सब कारणों की वजह से काफ़ी ज़्यादा भुखमरी, फेमाइन, पॉवर्टी फैल गई पूरे देश में, जिसके जो एक कारण बना 1857 के विद्रोह का। और जो कि इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीजेंट्री, जो नीचे क्लास तबके के लोग थे उनमें और भी ज़्यादा गरीबी आ गई। डिक्लाइन ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, और जो ज़मींदार थे उस टाइम पे उनसे काफ़ी ज़्यादा ज़मीन उनसे छीन ली गई थी, जो कि उनकी ज़मीन थी ज़मींदारों से। और नोबल मिनिस्टर्स, जो भी रिलीजियस प्लेसेस के पास भी एक्स्ट्रा जो ज़मीन होती थी वो अंग्रेज़ों ने उनसे छीन ली थी, और गवर्नमेंटल प्रॉपर्टी पे मार्क लगा दिया था।
तो अब हम लोग मिलिट्री कॉजेज़ के बारे में जानेंगे दोस्तों। मिलिट्री कॉज एक बहुत बड़ी वजह थी रिवॉल्ट ऑफ 1857 की, इसे सिपाही मैटिनी भी कहा जाता है। तो पहला पॉइंट इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स था। तो दोस्तों जो ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा इल ट्रीटमेंट दिया जाता था, उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं पे की जाती थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। उनको जो सैलरी मिलती थी वो यूरोपियन सोल्जर से काफ़ी कम थी। वो इससे मैटर नहीं करता था कि इंडियन सोल्जर ज़्यादा मेहनत कर रहा है यूरोपियन सोल्जर से, या ज़्यादा अच्छे काम कर रहा है, या जंग में अच्छा लड़ रहा है। वो सारे क्रेडिट यूरोपियन सोल्जर ही ले जाते थे। तो इसलिए उन्हें लो सैलरी भी दी जाती थी, सैलरी ज़्यादा नहीं मिलती थी इंडियन सोल्जर को, और जो रैंक मिलती थी इंडियन सोल्जर को सूबेदार से ऊपर नहीं मिल सकती थी। और जो सूबेदार की रैंक थी वो भी 60-65 की एज पे एक इंडियन सोल्जर को मिलती थी। और जो प्रोपोर्शन था इंडियंस का ब्रिटिश आर्मी वो काफ़ी ज़्यादा था, 87% था 1956 में दोस्तों इंडियन पीपल्स का ब्रिटिश आर्मी में प्रोपोर्शन। और काफ़ी ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस मिलती थी ब्रिटिश ट्रूप से, यानी कि एक जो आर्मी थी ब्रिटिश आर्मी की उसमें ब्रिटिशर्स काफ़ी कम मेहनत करते थे इंडियन ट्रूप से। तो ये भी एक विद्रोह की वजह बनी दोस्तों कि इंडियन सोल्जर्स को ज़्यादा खटाया जाता था, ज़्यादा मेहनत कराई जाती थी, ब्रिटिश ट्रूप से ज़्यादा मेहनत कराई जाती थी, और उन्हें ज़्यादा प्रमोशन भी नहीं मिलती थी। तो मिलिट्री कॉजेज़ में ये सारे पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों। और अब हम लोग बढ़ते हैं इमीडिएट कॉजेज़ की वजह से। इमीडिएट कॉजेज़ मतलब दोस्तों वो कॉजेज़ जो होने के जो सबसे बड़ी वजह, यानी जो चिंगारी की तरह काम किए रिवॉल्ट में। ये भूसे का ढेर तो बन गया इतनी वजहों से, पर अब चिंगारी की ज़रूरत थी जो कि इमीडिएट कॉजेज़ लाएंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग उसके बारे में जानते हैं। हम लोग इमीडिएट कॉजेज़ के बारे में जानेंगे दोस्तों। जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था वो इमीडिएट कॉजेज़ के बाद काफ़ी तेज़ी से ब्रोकआउट हुआ था पूरी कंट्री में। काफ़ी तेज़ी से लोगों ने अंग्रेज़ों का विद्रोह करना शुरू कर दिया था। तो 1857 में इमीडिएट कॉजेज़ सबसे पहले तो एक अफवाह फैलती है दोस्तों कि जो उस वक्त इनफील्ड राइफल्स की कार्ट्रेज होती है, जिससे कार्ट्रेज में जैसे बारूद और गोली रहती थी, सिपाहियों को वो दांत से काट के कार्ट्रेज को बंदूक में डालना होता था इनफील्ड राइफल्स में। तो वो जो कार्ट्रेज थी वो ग्रीस्ड की हुई थी गौ और सूअर के मांस से या चर्बी से दोस्तों। तो बहुत सारे ब्राह्मण और मुसलमान सिपाहियों ने ये करने से मना कर दिया था दोस्तों, क्योंकि गौ मांस हिंदुओं में गौ मांस को बुरा माना जाता है और मुसलमानों में सूअर का मांस बुरा माना जाता है दोस्तों। तो इसकी वजह से इस रिवॉल्ट को सिपाही म्यूटनी का भी नाम मिला दोस्तों। ये भी एक वजह बनी विद्रोह में, ये काफ़ी बड़ी वजह बनी विद्रोह में दोस्तों। तो जब सिपाहियों ने इस चीज़ का विद्रोह किया, कार्ट्रिजेस का विद्रोह किया गौ और सूअर की चर्बी का होने की वजह से, तो लॉर्ड कैनिंग ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि सिपाहियों को इसके लिए मना लिया जाए या उन्हें समझाया जाए कि कार्ट्रिज में ऐसा कुछ भी नहीं है। पर लॉर्ड कैनिंग जब तक ये सिपाहियों को समझा पाए थे कि ऐसी कुछ भी नहीं, ये सारी चीज़ें अफवाह है, वो काफ़ी देर हो चुकी थी। ये सारी अफवाहें लोगों के मन में घर बना चुकी थी और सिपाही मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसी बीच एक और घटना घटती है। मंगल पांडे, आपने काफ़ी नाम सुना होगा इनका, मंगल पांडे, इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है जिसका मैंने कल एक ट्रेलर में एक सीन भी डाला था मंगल पांडे का। तो मंगल पांडे सिपाही थे एक बैरकपुर में, जो कि कार्ट्रिज चलाने से रिफ्यूज़ कर दिया था, कार्ट्रिज को मुंह से काटने से रिफ्यूज़ कर दिया था मंगल पांडे ने, और उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर्स पर अटैक किया था। जब मंगल पांडे ने अपने सीनियर ऑफिसर्स पर अटैक किया तो उसके बाद उनके ऊपर ब्रिटिश कार्रवाई बैठती है दोस्तों, और 8 अप्रैल को उनको फांसी की सज़ा दी जाती है। तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी की सज़ा दी जाती है क्योंकि उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स पर हमला किया था दोस्तों। अब 9 में 85 सोल्जर मेरठ में 85 सोल्जर्स और मना कर देते हैं नई राइफल को चलाने से, और उन 85 सोल्जर्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई जाती है। तो यही सारी वजहों की वजह से दोस्तों 1857 का रिवॉल्ट पूरे देश में ब्रोकआउट हो जाता है और पूरे देशवासी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। और यही सारी वजहों की वजह से जो देशवासियों को पता चलता है अंग्रेज़ किस चीज़ की तलाश में है, भारत क्यों आए हैं और भारत को किस तरीके से उन्हें हथियाना है। तो शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो बनाने में मेरी काफ़ी मेहनत लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें। या आपको कोई भी क्वेरी हो दोस्तों तो कमेंट ज़रूर करें, हम इसी तरह की वीडियो और बनाते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो वीडियो है रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो ये कॉजेज़ है दोस्तों। 1857 10 मई 1857 में शुरू हुआ था दोस्तों। तो जिस दिन 1857 का सबसे बड़ा हिस्सा हुआ था, जिस दिन गठित हुआ था दोस्तों, उस पार्ट को मैंने इसमें शामिल नहीं किया। तो इसका एक पार्ट 2 वीडियो भी आएगा दोस्तों बहुत जल्द ही। अगर मैं पार्ट 2 वीडियो को इसी में ऐड कर देता तो वीडियो बहुत लंबा बन जाता दोस्तों। तो शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए।